हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 10th में 11th चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके राइटर के बारे में समझते हैं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गाँव में हुआ था। उनके माता पिता बचपन में ही उनका निधन हो गया था। जीवन के प्रारंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों में बीता। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनका देहांत 1968 ईस्वी में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें जो प्रमुख हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता इत्यादि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। चलिए अब हम इनके चैप्टर को देखते हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिपटे आदमी हैं। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए हैं, लंबी दाढ़ी है। हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही ढका हुआ रहता है। तो हमें ये इनकी रूपरेखा है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बल्कि गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतोहू मैंने देखा है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खड़ा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। तो ये इनका स्वभाव था। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, उसके बाद घर की ओर ले आते। वे कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में चढ़ाते थे। इसके आषाढ़ की रिमझिम थी। समूचा गांव खेतों से में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहा था तो कहीं रोपनी हो रही थी। आसमान बादल से घिरा हुआ था। उनकी उंगली में एक एक धान के पौधे की पंक्तियां खेत में बिछा रहे थे। यानी वो मौसम में जब धान का या गेहूं का मौसम होता था, उस समय खेत में अनाज को रोपने का भी काम करते थे। बादलों की अंधेरतियाँ सभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई। बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार का, दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत की कोलाहल में डूबा हुआ था। गोदी में पीएम चमक रहे अखियाँ इत्यादि गीत बज रहा था। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हो जाती थी, फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते थे, न जाने किस वक्त जगकर नदी स्नान को जाना पड़े। तो कार्तिक में मंथ में वह नहाने का भी काम करते थे। नदी में सुबह उठ के नहाने जाते थे। गर्मियों में उनकी सज्जा कितनी उमस भरी शाम न शीतल करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। गांव में उनके प्रेमी भी जुट जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उन दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद उसे और भी मानते थे। लेकिन मरने के बाद वो उसका बहुत दुख नहीं मनाते हैं, बल्कि वह वहाँ बैठकर गीत गाते। वहीं पुराना स्वर, वहीं पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोही रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियाँ चुप करा रही थी, कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद गाए जा रहे थे। तो वो मरा था, लेकिन ये अपने गीत में बहुत ही मशगूल थे। बेटे की क्रिया कर्म में तुल नहीं थी। पुतोह ने आग दिलाई उसे, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वह आदेश देते हुए उनकी दूसरी शादी कर देना। पुतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन चूल्हे में पानी देगा? लेकिन इन पे कोई असर नहीं हुआ। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते।
स्नान में उतनी आस्था नहीं रखती जितना संत समागम में उनको थी। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु के सबल होने का क्या हक? गृहस्थ किसी से भी भीख क्यों मांगे? घर से खाकर चलते थे और घर पर ही लौट कर आते थे। बुढ़ापा आ गया किंतु टेक वहीं जवानी वाली इस तरह लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने में तबीयत सुधरती रहती थी। तो उसके बाद उस दिन संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता था जैसे तांगा टूटा हुआ हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर से लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर ही पड़ा हुआ था। तो इसी प्रकार उनका निधन हो जाता है। उन्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती है और वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। यही है बाल गोविंद भगत की जीवनी या उनके जीवन जीने की जो क्रिया है, दिनचर्या है, इसको हम इस चैप्टर में देखते हैं, जो बाल गोविंद भगत की जीवनी कैसी थी। ठीक है, अब आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।